डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले कई दिनों में मुझे कई कमेंट्स आए थे, कई रिक्वेस्ट आई थी कि मैं बोर्ड का प्रयोग करूँ बच्चों को समझाने के लिए। तो उनकी रिक्वेस्ट पर, उनके कमेंट्स पर, उनकी प्रार्थना पर मैंने बोर्ड ले लिया है और आज से मैं आपको बोर्ड पर ही समझाऊंगी। आज का हमारा विषय है अनुस्वार तथा अनुनासिक। अनुस्वार जिसे सामान्य शब्दों में जब बच्चे छोटे होते हैं तो बिंदु कहते हैं, और अनुनासिक जिसे बच्चे सामान्यतः चंद्र बिंदु कहते हैं। ये 9वीं कक्षा में कोर्स ब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है व्याकरण का। उसके अलावा भी सबको इसे देखने, सीखने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य रूप से लोगों को पता नहीं चलता कि सटीक रूप से अनुस्वार तथा अनुनासिक किस वर्ण के ऊपर लगाना है और कैसे उसका प्रयोग होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यह समझाऊंगी कि कैसे हम समझें कि किसी शब्द में उपयुक्त स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक कैसे लगाया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है और मैं आप सभी के आगे पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगी, पूरी तरह से व्याख्यायित करूंगी। अनुस्वार जो है, जिसे हम सामान्यतः बिंदु कहते हैं, वह उसके उच्चारण के समय मुख में श्वास वायु, हवा या सांस कहीं ना कहीं बीच में अवरुद्ध होती है, रुक जाती है, यानी कि अटकती है। और श्वास वायु कहाँ से निकलती है? नाक से। मुंह में अटक जाती है और नाक से श्वास वायु बाहर निकलती है। जैसे हिंदी वर्णमाला में जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग, पांचों वर्गों का जो पंचमाक्षर है, क वर्ग का पंचमाक्षर है ङ, च वर्ग का पंचमाक्षर है य, ट वर्ग का पंचमाक्षर है ण, त वर्ग का पंचमाक्षर है न और प वर्ग का पंचमाक्षर है म। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर यानी कि पंचमाक्षर उसका अनुस्वार होता है। तो अगर आप अनुस्वार वाले शब्द जब बोलेंगे, ध्यान से बोलकर, जब मैं बोल रही हूँ तो आप मेरे साथ उनका उच्चारण करके देखिए कि जब आप उनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु यानी कि सांस मुंह में कहीं भी अवरुद्ध होती है। यदि आप बोलेंगे कंघी, तो कंघी क वर्ग का अनुस्वार यानी कि ङ है, कंघी। तो यहाँ कंठ पर जब आप कंघी बोलते हो तो आपकी सांस यहाँ कंठ में रुकती है और नाक से बाहर निकलती है। कंघी, कंचन, है ना? कंटक, कंटक। जो जीभ है वो पीछे मूर्धा से टकराती है, कंटक। नंदन, जीभ ऊपर दांतों में लगती है। और चंपक, दोनों ओठ आपस में टकराकर वायु को रोक देते हैं, आपकी सांस को रोक देते हैं और उस वक्त सांस नाक से निकलती है। तो वहां पर हम अनुस्वार लगाते हैं। अब आते हैं अनुनासिक पर। अनुनासिक का उच्चारण करते समय श्वास वायु कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती है, कहीं नहीं रुकती है और मुख तथा नासिका यानी कि नाक दोनों से निकलती है। जैसे कि अगर आपने बोला कांच, कांच बोलते समय जो आ की ध्वनि आई, वहां पर श्वास वायु मुंह से भी निकली और नाक से भी निकली, कहीं भी अवरुद्ध नहीं हुई, कहीं भी रुकी नहीं, कहीं उसमें रुकावट उत्पन्न नहीं हुई। जैसे यदि आप बोलते हैं पांच, आ की ध्वनि आई, तो श्वास वायु ना कंठ में रुकी, ना मूर्धा में रुकी, ना तालू में रुकी, ना दांतों में रुकी, ना होठों पर रुकी। कहीं भी आपकी श्वास वायु मुख में अवरुद्ध नहीं होती है। कब? जब आप अनुनासिक वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं। अब मैं आपको इसके नियम सिखाती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, सीख लेते हैं सब कुछ कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, सब सीख समझ जाते हैं। लेकिन जब परीक्षा में उन्हें शब्द मिलते हैं या जब वे कुछ लिखने बैठते हैं, तो जब उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ अनुस्वार है या अनुनासिक है, तो उन्हें उपयुक्त स्थान नहीं पता चलता कि किस स्थान पर वास्तव में अनुस्वार लगाना चाहिए या अनुनासिक लगाना चाहिए। उन्हें लगता है बस कहीं भी लगा देने से काम चल जाता है।
ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं आपको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करती हूँ। जैसे मुझे चंदन लिखना है, तो यदि मैंने लिखा चंदन, अब आप ध्यान से सुनिए और समझिए इसे। अनुस्वार जो है जिस वर्ण के बाद आता है, चंदन बोलते समय च के बाद आ रहा है, च न द न, चंदन। जिस वर्ण के बाद अनुस्वार आता है उसी वर्ण की पाई पर अनुस्वार लगता है। जैसे चंदन बोलते समय अनुस्वार च के ठीक बाद आता है तो वह च की पाई होती है, ये जो डंडा है ना, इसे हम पाई कहते हैं। तो यहाँ पर उसके ठीक ऊपर आप जो है अनुस्वार लगाएंगे, चंदन, पाई के ठीक ऊपर। ठीक है। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें आ की मात्रा में आपको अनुस्वार लगाना है, इसमें तो आ की मात्रा नहीं है ना, इसमें आ की मात्रा नहीं है, तो च की पाई पर। मान लीजिए आ की मात्रा वाले शब्द में आपको इसमें मान लीजिए आपको अनुस्वार लगाना है। अब अनुस्वार लगाने के लिए हमने सीखा कि जो पाई होती है उसके ठीक ऊपर लगाते हैं, लेकिन जिसमें आ की मात्रा होती है, जिस वर्ण में आ की मात्रा होती है उसमें अनुस्वार आ की मात्रा के ठीक ऊपर लगता है, यहाँ पर नहीं लगता है, आ की मात्रा के ऊपर लगता है। जैसे आपको लिखना है आंदोलन, ठीक है, आंदोलन यदि आपको लिखना है, मान लीजिए, तो आपको क्या करना होगा। देखिए दो पाई है, एक ये अ की पाई और आ की मात्रा। तो पाई पर तब लगता है जब उस वर्ण में आ की मात्रा न हो। यदि उस वर्ण में आ की मात्रा है तो आप आ की मात्रा के ठीक ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। ठीक है। तो अभी हमें ये पता चला कि अनुस्वार, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए चंदन है, अब उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर अनुस्वार लगेगा, कहीं भी लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। अभी ये कहाँ पर अनुस्वार आया, च और द के बीच में, तो ये इसकी सही स्थिति नहीं है, यह इसका सही स्थान, उपयुक्त स्थान या एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। और जब परीक्षा में आप एग्जैक्ट पोजीशन में यानी कि सही स्थान पर अनुस्वार नहीं लगाते हैं तो आपको अंक नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगी, जब आप पुस्तकों में देखेंगे, पुस्तकों में पढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा कि अनुस्वार जो है वो पाई से थोड़ा सा दूर है। ये पाई है ना, पाई से थोड़ा सा आपको ठीक, पाई के ठीक ऊपर नहीं होगा। पुस्तकों में आप देखिए पाई से थोड़ा सा दूर होता है अनुस्वार। इसका कारण है, पहले जो पुस्तकें या समाचार पत्र, पत्रिकाएं ये जब छपती थी तो किसका प्रयोग होता था, जो टंकण यंत्र, टाइपराइटर से हम टाइप करते थे, तो उसमें जो चाबी होती है, उसकी जो कुंजी होती है की, वो जहाँ पर की जब टाइप करते थे की मारती थी ऐसे, तो जिस वर्ण को हम पहले से टाइप कर चुके हैं उसको ठीक उसी वर्ण के ऊपर तो दूसरी कुंजी नहीं आ सकती, तो वो कुंजी क्या होती थी, दूसरा थोड़ी सी दूर लगती थी उससे। इसके और उसी की तर्ज पर बने टंकण यंत्र, टाइपराइटर, टाइपराइटर की तर्ज पर बने संगणक यानी कि कंप्यूटर्स। तो जब कंप्यूटर बने टाइपराइटर को फॉलो करते हुए, तो उसमें भी जो भी टाइप हुआ वो पाई से थोड़ा सा दूर। लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तब तो हमें पता होता है, तब हम तो लिख सकते हैं, तो हम जो पाई के ऊपर अनुस्वार लगाते हैं, और अगर उसमें आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के ऊपर अनुस्वार लगाते हैं। ठीक है। दूसरा नियम, एक पाई पर लगेगा, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा पर लगेगा। दूसरा नियम क्या है, जिस वर्ण के बाद अनुस्वार आता है, क्योंकि जब आप कोई वर्ण शब्द लिखेंगे तो शब्द लिखते समय उसको 2-3 बार बोल कर देख लीजिए कि मैं अनुस्वार को किस वर्ण के बाद बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ।
जिस वर्ण के बाद आप उसका उच्चारण करते हैं ठीक उसी वर्ण के ऊपर आप अनुस्वार लगाते हैं। जैसे खंजन है, मान लीजिए खंजन, खंजन है ना। खंजन बोलते समय ख न ज न, ख के ठीक बाद आप न बोलते हैं, खंजन, य बोलते हैं बेसिकली, चवर्ग का य, खंजन। अब आपको पता है ख के ऊपर लगाना है, और पोजीशन भी ख के ऊपर, मतलब ख यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप कहीं भी नहीं लगा सकते कि इधर लगा दे इधर। पाई पर ठीक उसके ऊपर अनुस्वार लगने से खंजन शब्द की सही वर्तनी यानी कि सही स्पेलिंग आप लोग लिख सकेंगे। अब हम आते हैं अनुनासिक पर। अनुनासिक में भी ठीक उसी प्रकार लिखना होता है। जैसे आपको माँ लिखना है तो आप पहले से अनुस्वार लगा लीजिए। आपको पता है आ की मात्रा है, पाई भी है, पाई होने पर जब आ की मात्रा भी होती है तो उसी के ऊपर अनुनासिक लगता है। तो पहले आप अनुस्वार लगा लीजिए, उसके बाद उसका चंद्र बना लीजिए। कभी गलत नहीं होगा आपका अनुनासिक, उसकी जो है उसका जो स्थान है, जो उसकी पोजीशन है, वो कभी भी इधर उधर नहीं होगी। बिल्कुल सटीक और उचित अनुस्वार और अनुनासिक आप लगा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अनुस्वार और अनुनासिक हम कैसे पहचानते हैं, आप बोलकर देखेंगे, याद रहेगा आपको कि श्वास वायु मुख में कहीं ना कहीं रुक रही है, अनुस्वार है। कहीं नहीं रुक रही है, पूरी फ्लो में, मुंह से भी आ रही है पूरे प्रवाह में, और नाक से भी आ रही है पूरे प्रवाह में वायु, तो अनुनासिक। और इतनी बार बोलने के पश्चात ही आप अनुस्वार और अनुनासिक अगर डालेंगे परीक्षा में या आप कुछ भी लिख रहे हैं तो कभी भी वह गलत नहीं होगा। अब आपके अभ्यास हेतु मैंने कुछ शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, थोड़े से कठिन भी हैं ये शब्द। मैंने ये थोड़े कठिन शब्द इसलिए लिखे ताकि आपके शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी में भी अभिवृद्धि हो जाए। जो शब्द मुझे लगेगा कि कठिन है, इसका अर्थ वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो मंथन यदि आप बोलेंगे, मंथन देवताओं और राक्षसों ने समुद्र में जो है ऐसे ऐसे किया था ना, अमृत जिसमें से निकला था, तो वो ऐसे करते हैं उसको, जो उसको मंथन कहते हैं। मंथन जब, और मंथन माने जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आत्म मंथन, जब हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, नहीं हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बहुत विचार विमर्श करते हैं अपनी बुद्धि में, तो उसे आत्म मंथन और वस्तुओं का मंथन करना, उसे हम मंथन कहते हैं। तो मंथन जो शब्द है आप बोल कर देखेंगे पहले, मंथन, म न थ न, मंथन। तो अब वो अनुस्वार वाला जो आधा न है वो कहाँ पर आ रहा है, म के ठीक बाद। म के ठीक बाद आने का अर्थ होता है कि म की पाई के ठीक ऊपर, मंथन। अनुसंधान, अनुसंधान माने रिसर्च, अनुसंधान रिसर्च। संधान, स की पाई के ठीक ऊपर। कुआं, अब आपकी प्राणवायु, श्वास वायु या सांस या हवा मुंह में कहीं भी नहीं रुक रही है, कुआं। तो आ में पहले अनुस्वार लगा लीजिए, फिर उसका चंद्र बना लीजिए, अनुनासिक। फांसी, फांसी नहीं है, फांसी, फांसी है, दोबारा अनुस्वार, उसका चंद्र लगा लीजिए। देखिए पोजीशन देखते रहिए कि बिल्कुल सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही खांसी, अंतरतम, अंतरतम मतलब हृदय के बहुत अंदर, गहरे, अंतरतम, अंतरतम। विध्वंस, विध्वंस माने नाश। संपत्ति, संपत्ति। अंधकार, संगोष्ठी, जहाँ पर जो है 5-6 लोग मिलकर कुछ विचार विमर्श करते हैं, वहाँ पर उस विचार विमर्श को संगोष्ठी कहा जाता है, गोष्ठी भी कहते हैं, संगोष्ठी। आगंतुक मतलब आने वाला या आया जो घर में, आगंतुक, आगंतुक। कांस्य, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, कांस्य, ब्रॉन्ज, कांस्य। गांधी, अब ये जो आप शब्द है गांधी, ये आप देखेंगे कई बार पुस्तकों में भी गलत छपा होता है,
पुस्तकों में भी गांधी टाइप्ड होता है, इस पर अनुनासिक नहीं आता है क्योंकि श्वास वायु जीभ के दांत से टकराने पर रुकती है। आप बोलकर देखिए गांधी, तो यहाँ पर अनुस्वार आएगा, अनुनासिक नहीं आएगा और ग की पाई पर नहीं आएगा, आ की मात्रा पर आएगा। दवाइयाँ, श्वास वायु कहीं नहीं रुक रही है। धुआं, सांसत माने बहुत ज्यादा कष्ट, सांसत बहुत कष्ट। प्रकांड, प्रकांड बहुत बड़े, बहुत निपुण, जैसे कहते हैं ना वो बहुत प्रकांड पंडित है, बहुत निपुण और बहुत बड़े। प्रकांड। पांव, कांचा, मां। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, अनुस्वार और अनुनासिक की पोजीशन यानी कि उनका स्थान निश्चित होता है और सटीक होने पर ही आपको अंक दिए जाते हैं, वरना आपको परीक्षा में अंक नहीं मिलते हैं। आशा है कि आपको अनुस्वार और अनुनासिक भली भांति समझ में आ गया होगा। अब आप कोई भी शब्द उस पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाने से पहले 4 से 5 बार शब्द को बोलकर देख लेंगे और जान लेंगे कि प्राणवायु मुख में रुकती है या नहीं, या फिर मुख और नासिका दोनों से प्रवाहित होती है, फ्लो होती है या नहीं, और उसी के अनुसार बिल्कुल सही और सटीक स्थान पर अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाएंगे और किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। यदि आपको मेरी यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट्स में मुझे कुछ और बच्चों की भी रिक्वेस्ट आई है कि मैं रस पर, छंदों पर और भी बहुत सारे विषय बच्चों ने मुझे बोले हैं कि उन पर मैं वीडियोस बनाऊंगी। मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं उन सभी पर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। तो हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।